नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए लाइट चैप्टर को आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है तो उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले तो हमने लाइट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किए। 4 से 5 साइंटिस्ट के बारे हमने देखा कि लाइट की प्रवृत्ति कैसी होती है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या जाना कि प्रकाश का नेचर, जहाँ से आपका एग्जामिनेशन में सवाल बनता है। यानी कि लाइट आपकी, जिसमें हम लोग काफ़ी डाउटेबल थे, हम लोग क्या साइंटिस्ट लोग ही डाउट थे, उनके बीच ही लड़ाई चल रही थी कि प्रकाश क्या है, आपकी वेव है या फिर पार्टिकल्स है। ठीक है ना। फिर फाइनली हमने जाना कि लाइट में जो है इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, इसलिए डुअल नेचर शो करती है। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे समझा, यानी कि हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम को हमने पढ़ा। काफ़ी डिटेल हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, या फिर परावर्तन के नियम। इसमें पूरी चीज़ें समझिए कि किस प्रकार से इंसिडेंस एंगल जो होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी और फिर हमने जाना कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर कह सकते हैं परावर्तन के नियम पर ही आपका जो कंप्लीट जो मिरर चैप्टर है, यानी कि जो आपका दर्पण पूरा का पूरा जो बेस्ड होता है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। मिरर या दर्पण बोलने का मतलब ये था कि हमने जाना कि दो टाइप्स के मिरर होते हैं। एक तो आपका प्लेन मिरर होता है और एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है, यानी कि एक समतल दर्पण और एक आपका गोलाकार दर्पण। फिर हमने प्लेन मिरर के बारे पूरा डिटेल डिस्कशन की, उसके सारे एक एक टर्म्स के बारे समझा कि कहाँ इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी। उसके बाद हमने देखा उसकी पावर क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी फोकस क्या होगी, उसकी यूजेस हमने देखा। और फिर फाइनली हमने मैग्निफिकेशन पावर को प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने आपको विजुलाइज किया कि किस प्रकार से आवर्धन क्षमता जो हम बोल रहे होते हैं और जो आप खड़े होते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने, ठीक है ना, उसको मैंने आपको समझाया। फिर हमने स्पेरिकल मिरर, यानी कि जो गोलाकार दर्पण है, यानी कि जिसमें हमने दो पार्ट रखे थे, या फिर कह सकते हैं जो आपका गोलाकार दर्पण होता है इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। क्योंकि हमने कहा था जो दर्पण है, दर्पण के दो टाइप्स होते हैं। किस बेसिस पे? उसके परावर्तक सतह पे, यानी कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब कि वो सरफेस जहां से लाइट क्या होती है, परावर्तित होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो एक सरफेस हमने देखा समतल यानी कि प्लेन, और एक सरफेस हमने देखा कर्व यानी कि वक्र। हाँ, अब इस वक्र के अकॉर्डिंग आपके पास दो मिरर बचा। एक तो आपके पास था कॉनकेव और एक आपके पास था कॉन्वेक्स, ठीक है ना। एक हो गया आपका कॉनकेव और एक हो गया आपके पास कॉन्वेक्स, ठीक है ना, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण। उसी प्रकार अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की, उसके सारे इमेज फॉर्मेशन के बारे समझा, फोकस की जो या फिर कह सकते हैं फोकल लेंथ, उसके साइन कन्वेंशन को देखा, और इमेज फॉर्मेशन में जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते तो उन सारी चीज़ों को देख करके फिर मैग्निफिकेशन पावर को ख़त्म किया। तो ये दैट्स ऑल, जो चीज़ें अभी तक हमने कवर कर ली है 10-12 क्लासेस में, ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मैंने रखा है। क्योंकि देखिए, आज के बाद से, मतलब आज से ही अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा एक न्यू चैप्टर होगा, या फिर कह सकते हैं कि लाइट में जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं लेंस की, यानी कि ये आपका हो गया अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन एक बहुत ही सिंपल सा मतलब या बहुत ही स्लाइडली डिफरेंस है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में, परावर्तन और अपवर्तन में। लेकिन ये पूरा का पूरा आपका बेस्ड होगा, इसके ऊपर ही आपका काम कर रहा होगा लेंस। और लेंस क्या होता है, कैसे इसमें उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरी चीज़ें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है भाई। देखिए, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी। आप हमारे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट ले रखे हैं और इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। बाकी आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जेएसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए भी, आगामी एग्जामिनेशन आपका रेलवे होने वाला है। पता है कि काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर आपके पास आईटीआई वगैरह है और या फिर बीटेक कर रखे हैं या फिर आपने एमटेक कर रखा है, तो आप जरूर एएलपी के लिए भी फॉर्म फिलअप करेंगे। बाकी जेएसएससी में हमारा कॉम्बो बैच अवेलेबल है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस की कंप्लीट क्लासेस ऑलमोस्ट और आप देख ही रहे, फिजिक्स हमारा लास्ट चल रहा है, केमिस्ट्री भी हमारा लास्ट है और बस बायोलॉजी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आप चाहे तो हमारे साथ फुल लेंथ टेस्ट, अभी केवल एक टेस्ट ही हुआ है, ठीक है ना, आप आकर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल चीज़ें बता रखी है कल के वीडियो में, एक बार जरूर देखिएगा। क्यों, कैसे और क्यों आप सभी को ये परचेस करना चाहिए टेस्ट सीरीज,
20 टेस्ट सीरीज आपको दी गई है और अभी 10 दिन का ऑफर है 200 में, ये फिर अपने प्राइस वापस में आ जाएगी। लेकिन हाँ, जितने पेड स्टूडेंट हैं उनको 200 में ही आपको मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, लेकिन जो लगाने का मैंने तरीका बताया है, आप उस तरह से इस फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, तो यकीन मानिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो रिजल्ट भी आपको सिस्टमेटिक वे में ही मिलेंगे। बाकी आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रहिए। आपका डाउट कोई भी चीज़ है आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टारगेट है रिफ्रैक्शन को समझते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन को पूरे खंगोल करके हमने रख दिया है, अब हम लोग रिफ्रैक्शन को भी पूरे अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले समझिए हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा भाई। देखिए, रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा समझिएगा ध्यान से, तब आप रिफ्रैक्शन को भी अच्छे से समझिएगा। जो आपकी परावर्तक सतह थी, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ठीक है भाई। अभी हमें ये बताइए, आपने जो लाइट इंसिडेंट किया इस प्रकार से, इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होती है, आपके सरफेस के आपके एक नॉर्मल लाइन होती है। ये जो आप एंगल खींच रहे होते हैं, इस एंगल को आप कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल से जो आपका आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, आप उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, या फिर आप इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। उसके बाद जितना एंगल आपका इंसिडेंट एंगल होता है, उतने ही एंगल से आपकी क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये आपका होता है एंगल आर, यानी इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर परावर्तन कोण। ये आपको पता है भाई। अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या यहाँ पे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका मीडियम है यानी माध्यम, अब समझिए मीडियम मतलब क्या। तो देखिए, मीडियम कुछ भी हो सकता है। ईयर में आप जा करके लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, या फिर आप ईयर में कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप ग्लास में लाइट को पास करवा रहे हैं तो वो भी एक मीडियम हो जाएगा। या कोई मटेरियल है वहां से आप लाइट को पास करा रहे हैं, मटेरियल जैसे कि आपका पास कोई प्लास्टिक हो गया, तो उस प्लास्टिक से आप लाइट को पास करा रहे हैं और वहां पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो एक अलग मीडियम हो गया। वो कौन सा मीडियम हो गया, वो प्लास्टिक हो गया। यानी कि कोई मटेरियल भी आपके पास क्या हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है। तो यहाँ जब मैं लाइट को इंसिडेंट कराया था तो यहाँ पर कौन सा मीडियम था, यानी एयर मीडियम थी। तो देखिए, जब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है भाई, एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट है। तो जब आपने लाइट इंसिडेंट किया, तो लाइट जब इंसिडेंट किया वो मीडियम क्या था, आपका एयर मीडियम था, यानी कि माध्यम क्या थी वहाँ पे, एयर थी। अब लाइट इंसिडेंट हुई और फिर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। ये क्या है आपका इंसिडेंट रे था, ठीक है ना, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तित किरण है। तो हमें ये बताइए, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है इस परावर्तक सतह से, यानी कि इस प्लेन परावर्तक सतह से, यानी ये कौन सा मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई है तो आप हमें ये बताइए, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या ये माध्यम इसकी चेंज हो गई है, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट क्या दूसरे माध्यम में चली गई है। तो आप देख रहे हैं लाइट रिफ्लेक्ट होकर के भी ये कहाँ है, तो ये ईयर में ही रिफ्लेक्ट हुई है। मतलब हम रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे होते हैं, हम रिफ्लेक्शन में जब पढ़ रहे होते हैं आपकी परावर्तन के बारे में, तो वहां माध्यम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं केवल एक माध्यम की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं अब क्या किया हूं, पानी में चला गया हूं, एक मिरर लिया हूं, प्लेन मिरर लेकर के पानी के अंदर, अब यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स मैं बना दे रहा हूँ, ये पानी के बबल्स हैं, ठीक है। और पानी के अंदर मैं ला करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट को इंसिडेंट किया हूँ इस प्रकार से। ये लाइट इंसिडेंट हुई है भाई, ये पूरी के पूरी पानी के अंदर मैं डूबा हुआ हूँ इस मिरर को ले करके, ये प्लेन मिरर को ले करके। तो अब हमें ये बताइए लाइट क्या हुई, यहाँ से एक नॉर्मल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये देखिए, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट हो करके ये क्या, इसका मीडियम चेंज हुआ। देखिए ये क्या है, इधर भी वाटर और इधर भी वाटर। मतलब मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन जब हो रही होती है तो मीडियम क्या होता है, केवल एक मीडियम ही यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताइए, अब सुनिएगा ध्यान से, इसको आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करिएगा। आप बाइक लेकर निकले हैं, या फिर छोड़िए, आप मॉर्निंग वॉक निकले हैं, मॉर्निंग वॉक में आप दौड़ते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो आप जो वॉक कर रहे थे, रोड पे वॉक कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो मीडियम क्या था, मीडियम आपका रोड था, ठीक है ना, रोड पे आप दौड़ रहे थे। तो आप हमें ये बताइए, जब गए, ठीक है ना, कुछ दूर और गए, वो भी आपका डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो भी रोड से ही कवर किया। मतलब जैसे कि आई लाइट परावर्तित होने के बाद जो निकली, तो वही मैं कहा कि कुछ दूर आप गए और फिर और दूर गए, तो वो आप जो दूरी कवर कर रहे हैं ना, उस रोड से ही कवर कर रहे हैं, आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो हमें ये बताइए, आपकी स्पीड क्या कम होगी, क्योंकि आपकी स्पीड कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर,
आप जितना छलांग लगा रहे थे रोड पे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, उतना ही छलांग बाद में भी लगाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं पैदा हुआ कि हाँ आपको कुछ अवरोधक या फिर कोई आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ रहा, वो सेम रोड आपको बड़ा ही अच्छा रोड मिला और अब उतना ही छलांग लगाते हुए आप चले गए अपने जहां तक आपको जाना था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की, यानी कि अपवर्तन की। ये बात रही रिफ्लेक्शन की। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है सुनिएगा, पहले मैं जैसे कि किताबों में जो भाषाएं लिखी होती है उसको मैं पढ़ देता हूं, और आपको लिखना कुछ नहीं है क्योंकि कंटेंट पूरा मलाई वाला रेडी है। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, और आपको साइंस पूरा मैंने कुछ लिखने तक नहीं दिया, पूरी की पूरी चीज़ें आपको मैंने कंटेंट अपलोड रखा है। तो पहले मैं पढ़ देता हूं क्या बोला गया है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन में। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम, लेकिन अभी मैं पढ़ूं उससे पहले ये बताऊं कि देखिए अपवर्तन में क्या होता है। यहां पर जब लाइट आ रही होती है और जब अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर टू मीडियम की इंट्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है ना, टू मीडियम की क्या होती है यहाँ पर बात होती है, यानी कि दो माध्यम होगी यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगी, दो माध्यम होगी। मतलब आप मॉर्निंग वॉक निकले रोड पर और कुछ देर के बाद रोड के में क्या आया, पानी आ गया। तो पानी में जब आप दौड़े तो सिंपल सी बात है, जब आप रोड में दौड़ रहे थे और बीच में जब पानी आ गया, अब वहां उस पानी को आप जब कवर करेंगे उतना डिस्टेंस को, तो हमें ये बताइए रोड पे जो आपकी डिस्टेंस थी, पानी पे भी क्या वही स्पीड से आप चलेंगे या फिर आपका जो छलांग होगा उतना ही होगा? हो सकता है पानी में आपका कम हो जाए क्योंकि पानी आपको क्या करेगा, अवरोध करेगा। या फिर मुझे इस तरह से बताइए, आप दौड़ रहे थे, अब बीच में छोटा सा समुद्र है, या समुद्र नहीं, छोटी सी नदियां हैं, छोटे से नाले हैं या नहर है, तो उसमें आप दौड़िएगा तो सिंपल सी बात है आपको वो क्या करेगी, पानी रोकेगी, तो आपकी छलांग भी कम होगी। यानी कि आपकी क्या हुई, डिस्टेंस या फिर स्पीड क्या हो गई, आपकी कम हो गई, हुई कि नहीं हुई? उसी प्रकार जब लाइट दो मीडियम में आएगी तो लाइट में भी चेंजेस देखने को मिलेगी, उसकी स्पीड में चेंजेस देखने को मिलेगी, उसकी वेवलेंथ में चेंजेस देखने को मिलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस होती है कि नहीं, ये हम इस पे बात करेंगे। तो अभी आपको माइंड में इतना सा समझ में आना चाहिए या बन जाना चाहिए कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है यानी कि दो मीडियम की बात हो रही होगी। ठीक है, तो अब मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट and the velocity of light in the second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. क्या मैंने कहा, देखिए ये जो माध्यम होता है, दूसरी बात ये भी याद रखना, ये माध्यम कैसे होगी, तो ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या है, पारदर्शी। जब तक, अगर मुझे ये बताइए, मैंने यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन बताया आपको या पढ़ा दिया पूरा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने कहीं भी कहा कि ये ट्रांसपेरेंट है या पारदर्शी है? इसीलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पर एक ही मीडियम है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो ये लाइट इधर आ जाती, ठीक है ना, इस मीडियम को क्रॉस करके ये दूसरे मीडियम में आ जाती। इधर हवा था, इधर पानी, तो इस पानी में आ जाती, तो यहाँ पे दो मीडियम का इंट्रोडक्शन हो जाता, तो फिर ये अपवर्तन की बात आ जाती। तो वही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिफ्रैक्शन है, यहाँ लाइट आएगी और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो पारदर्शी होगा, जिससे क्या होगा, लाइट आराम से पास हो जाएगी। और जब लाइट ईयर से इस वाटर पे आएगी ना, तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा उसकी वेलोसिटी में। उस लाइट जो आप स्पीड से दौड़ते आए थे रोड में, ईयर में, अब आप पानी में जब दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या चेंजेस होगी, वही हम इस अपवर्तन में बात कर रहे होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी या फिर जो मीडियम था आपका, वो कैसा था आपका, ट्रांसपेरेंट नहीं था, ठीक है ना। लेकिन हम जो यहाँ पर अपवर्तन में बात कर रहे हैं वो मीडियम कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगी। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का पथ और वेग दोनों दूसरे माध्यम में बदल जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए जो मैंने बोला कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उसको अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये मैंने लिया है, एक मैंने ये बना दिया, बेस लाइन बना दिया है, मतलब डिवाइड कर रहा हूँ कि ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम है। जैसे यहाँ मैंने ले लिया है, ये आपका ईयर है, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ दो मीडियम की बात है, इसलिए मैंने ये बेस लाइन खींच के मैं बता रहा हूँ कि ऊपर आपका ईयर हो गया ये, ठीक है, ये आपका ईयर हो गया भाई। नीचे आपका पानी है, तो मैं छोटा छोटा बुलबुला पानी का बना दे रहा हूँ, इससे आपको चीज़ें समझ में आ पाए। तो इधर क्या बातें हो रही होगी, पानी की बातें हो रही होगी, ठीक है ना। तो नीचे तो देखिए दो मीडियम की बात हो रही है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब समझ में आ रहा है आपको कि ऊपर ईयर हो गया और नीचे क्या हो गया, आपका पानी हो गया, वाटर हो गया। यानी कि ये आपका मीडियम 1 हो गया और ये आपका मीडियम 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
जब अब ये जो आप भाई हमें ये बताइए, ईयर हो गया या फिर पानी, ये सब क्या ट्रांसपेरेंट है या नहीं? ईयर से क्या आप ईयर आपके अभी जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ पे ईयर नहीं है क्या? और अगर ईयर है तो उसके बावजूद भी आप उधर की चीज़ें देख पा रहे, क्यों देख पा रहे भाई? क्योंकि ईयर ट्रांसपेरेंट है। पानी से भी आप बाहर देख सकते हैं, देख पाते ना, बाहर से आप पानी के अंदर चीजें देख पा रहे, क्योंकि पानी क्या ट्रांसपेरेंट है। ग्लास को ले लीजिए, केरोसिन तेल को ले लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए, ये सभी क्या ट्रांसपेरेंट है। तो इसी अपवर्तन पर ही तो आपका चश्मा, और चश्मा किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही बना होता है, या ग्लासेस जो भी देख रहे होते हैं। तो देखिए आपने लाइट को इंसिडेंट किया इस प्रकार से, इस ईयर से आप देखिए लाइट आपकी आ रही है इस प्रकार से, तो लाइट आ रही है किधर से? ईयर से आई है। अब हम इस पे एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे, मैं कलर चेंज करूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए अब जस्ट नॉर्मल क्या होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल लाइन हो गया। नॉर्मल लाइन का काम क्या है? एंगल का बताना, या फिर जो इंसिडेंट रे थी, या फिर जो आपने लाइट को इंसिडेंट किया, आपतित किया, वो जो नॉर्मल से लाइन बना एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन कोण कहते हैं। ठीक है भाई। देखिए अब होना क्या चाहिए था, ये लाइट, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ईयर और दोनों सब कुछ, दोनों यहाँ पर मीडियम क्या आपकी ट्रांसपेरेंट है, तो भाई लाइट ऑटोमेटिक यहाँ तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी? अगर मैं इसको पॉलिश कर देता यहाँ पर कोई प्लेन सरफेस रख करके तो प्लेन मिरर का काम कर जाता, लेकिन यहाँ पे तो भाई ट्रांसपेरेंट रखा है मैंने, तो लाइट आई। अब लाइट को क्या होना चाहिए था? ट्रांसपेरेंट होने के कारण लाइट को अपने सीधा इसी पथ पर निकल चले जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं? हमें यह बताइए, सेम इसी पथ पर चले जाना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि जब लाइट एयर से वाटर पे आई तो लाइट जो थी इस प्रकार से थोड़ी सी बेंड कर जाती है, बेंड कर गई। ये आपका दूसरा कौन सा मीडियम था आपका? ये वाटर मीडियम की अब मैं बात कर रहा हूँ। अब लाइट आपका वाटर मीडियम में आ चुका है, ठीक है ना? अब आपका लाइट जो है वाटर मीडियम पे आ चुका है, यानी कि अब आपका लाइट जो है दूसरे मीडियम में इंटर कर चुका है। तो दूसरे मीडियम में जैसे ही इंटर किया तो देखिए इसका जो पथ था, या जो इसका जो पाथ था, ये ओरिजिनल पाथ था, होना यही चाहिए था, लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन लाइट क्या हुआ? देखिए इस प्रकार से बेंड कर गया, इस प्रकार से, ठीक है ना? ठीक, मैंने वही कहा अभी आपको जो पढ़ा सेंटेंस में, क्या कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का पथ क्या हो जाता है? ये प्रकाश का पथ था, लेकिन प्रकाश का पथ क्या हो जाता है? प्रकाश का पथ क्या हो जाता है? दूसरे माध्यम में बदल जाता है, और इसकी वेलोसिटी भी बदल जाती है। अब देखिए वेलोसिटी कैसे बदलेगी। आप इस हवा में दौड़ रहे हैं भाई, रोड में, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड रहती है रोड में, जो दौड़ रहे हैं हवा में, है ना, अब वहां आप दौड़िए और फिर तुरंत आप पानी में, तालाब में जाकर के दौड़िए, तो आप हमें ये बताइए आपकी स्पीड, या फिर चलिए बॉल फेंकिए, ठीक है ना, रोड पे बॉल को फेंके हैं, उस समय बॉल की स्पीड देखिएगा, और जब वो बॉल पानी पे चला जाता है तो देखिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप हमें ये बताइए, रोड में आपने दौड़ा, यानी कि ईयर वहां पे था, मीडियम क्या था? ईयर था, क्योंकि मीडियम कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो हमें ये बताइए, ईयर गैस, ठीक है ना, गैस प्रेजेंट होता है। आप लोग मैटर चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैटर के 3 स्टेट के बारे में हमने बताया, 5 स्टेट होता है, लेकिन हम 3 स्टेट के बारे में अभी बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या थी सर? सॉलिड की प्रॉपर्टीज ये थी कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बिल्कुल ही नगण्य होता है। यानी अगर सॉलिड की बात की जाए तो उसमें जो पार्टिकल की पोजीशन क्या होती थी? फिक्स होती थी, ठीक है। लिक्विड में क्या देखा हमने कि जो अट्रैक्शन फोर्स था वो थोड़ा सा वीक था, उसके बीच जो स्पेसेस थी वहां पर थोड़ी सी स्पेस एग्जिस्ट कर रही थी, और उसके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी था। यानी कि लिक्विड में आपने देख लिया कि जो पार्टिकल की पोजीशन है थोड़ी बहुत उनके पास काइनेटिक एनर्जी, और गैस में क्या देखा आपने कि पार्टिकल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो लार्ज जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था सॉलिड में उसके थोड़ा सा अधिक आपका लिक्विड में, वो पूरा का पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है गैस में। यही हमने देखा। तो गैस में आप क्या देख रहे हैं कि चलना हमें क्या क्या है? आसान है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो काफी डिस्टेंस में, दूर दूर है, जिसमें क्या हो रहा है? लाइट काफी स्पीड से आ रहा है। यानी आप जैसे कि हवा में जो दौड़ रहे थे, इस प्रकार से आप समझिए ये प्रकाश अभी हवा में आ रहा है काफी स्पीड से। अब आप जैसे ही पानी में चले गए तो आपकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। उसी प्रकार ये लाइट अब पानी में आया तो पानी के जो पार्टिकल्स थे क्या थोड़े थोड़े पास में थे, तो अब आपकी पास में आने के कारण क्या हुआ? स्पेस कम हो गया, तो आपकी स्पीड को भी वो क्या करेगा? कम करेगा। तो लाइट की स्पीड भी क्या हो गई? देखी गई कम। तो दूसरा चीज हमने क्या देखा? पहला हमने देखा कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम में लाइट का जो पाथ होता है या जो पथ होता है वो क्या होता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरी चीज हमने देखी कि
लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो भी चेंज हो जाता है। मैंने वर्ड यूज़ किया है, देखिए ये वर्ड पर ध्यान रखना, पथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पथ को लिखेंगे इंग्लिश में पाथ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ मैं ये बोला क्या कि उसकी वेग, यानी कि मैंने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने कहा चेंज हो जाती है। मैंने ये वर्ड नहीं कहा कि इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज। अब लेकिन चेंज में या तो ये इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि लाइट जो दूसरा मीडियम में गया, ये आपका क्या था, पहला मीडियम था जहाँ से लाइट आई, और जब ये लाइट क्या हुई दूसरे मीडियम में जब आई। अब ये डिपेंड करेगा दूसरा मीडियम कैसा है। हो सकता था आप यहाँ पानी रखते हैं और यहाँ आप ईयर रखते हैं, तो अब इस केस में क्या, अभी इस केस में क्या होगा, अभी ये जो इस केस में मैंने रोड में बॉल को फेंका और फिर पानी पे जब उस रोड से आपकी बॉल आई तो रोड की बॉल की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन अब यही केस में उल्टा कर दूं कि यहाँ पे मैं ईयर में जो यहाँ आपको बनाया, यहाँ मैं वाटर कर दूं पहले मीडियम को, अब मैं दूसरे मीडियम को एयर कर दूं, तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि पहले बॉल को पानी में फेंका तो पानी में जो स्पीड थी बॉल की, और फिर मैं उसी बॉल को जब मैं रोड पे फेंकूंगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इस केस में क्या देखा मैंने कि अगर बॉल पानी से यानी वाटर से, यानी कि वाटर मीडियम से अगर ईयर में आई तो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसलिए मैंने लिखा कि वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी। अब ये डिपेंड करेगी कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज, ये डिपेंड करेगी कि आपका दूसरा मीडियम कैसा है। अब ये कैसा है ना, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो दो वर्ड होता है। देखिए इतना हम इसलिए ठेठ भाषा में समझा रहे हैं ना, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को ना ये दो वर्ड ही नहीं कभी सुने होते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। अब ये सघन क्या होता है और ये विरल क्या होता है, इसीलिए हम इस ठेठ भाषा पे आए हैं। घर में बॉल को दौड़ाए हैं और हम खुद वॉकिंग किए हैं, ये रीज़न है बस, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो कभी साइंस नहीं पढ़े होते तो दिक्कत होता। तो समझिए अब आपका इंक्रीज कब होगा, कब डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो दूसरा मीडियम है वो आपका रेयरर है यानी कि विरर है, या फिर वो डेंसर है, या फिर वो सघन है। अब ये रेयरर और डेंसर क्या होता है एकदम टेंशन नहीं लेना, वो समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझ में आया कि नहीं कि अपवर्तन क्या आपने देखा, अपवर्तन मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, अपवर्तन आपने क्या समझा, रिफ्रैक्शन आपने क्या समझा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन आपने क्या देखा, परावर्तन आपने ये देखा कि जो लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो वहां माध्यम एक ही होता है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होती है, दो मीडियम, इस रिफ्लेक्शन पे पूरा का पूरा मिरर काम कर रहा होता है और इस रिफ्रैक्शन पे आपका कंप्लीट लेंस काम करता है। यानी जो आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस या जो चश्मे पहन रहे होते हैं वो वहां पर क्या काम कर रहा होता है, रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम होंगे, दो मीडियम होंगे, और ये दोनों मीडियम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। भाई चश्मा पहने वो क्या पारदर्शी है, तभी तो आप इधर से आप उधर की चीजें देख पाते हैं। अगर वो पारदर्शी नहीं होता तो क्या आप देख पाते, नहीं देख पाते। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमने देखा दो मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और उसके बाद हमने ये देखा कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही होती है तो प्रकाश का क्या होता है, पथ चेंज हो जाता है। दूसरी चीज हमने ये देखा उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में जब गई है तो वो दूसरा माध्यम कैसा है, सघन है या विरल है। सघन क्या होता है, विरल क्या होता है, उसको हम समझाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप क्या देखने को मिलेगा। अब हमें ये बताइए, ये क्या था, रेड कलर से ये नॉर्मल लाइन थी। तो नॉर्मल लाइन का क्या होता है कि इमेजिनरी काल्पनिक रेखा होती है। मैंने बताया था परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, इसके परपेंडिकुलर है। और इसका काम क्या होता है, जो आपने आपतित किरण किया है और जो रिफ्लेक्टेड आपका, सॉरी ये क्या आपका, ये तो रिफ्रैक्टेड हो गया यानी कि अपवर्तित किरण हो गई। तो यानी कि जो आपने आपतित किया वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। और ये क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण है, ठीक है ना, अपवर्तित किरण है। तो ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब एक चीज आप देख सकते हैं यहां पर आई की वैल्यू, अब इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था, एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है आपका एंगल आर। लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में आपको एक चीज और समझ में आ रहा है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू एंगल आर होता है। देखिए इस केस में तो आपको मिल रहा है कि एंगल आर छोटा हो गया, देखिए, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा, आपका वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज। तो अब ये डिपेंड करेगा दूसरे माध्यम के ऊपर कि दूसरा माध्यम कैसा है, सघन है या विरल है, रेयर है या डेंसर है। रेयर या डेंसर क्या उसको भी हम समझाएंगे। लेकिन अब ये समझ गए कि वेलोसिटी तो बिल्कुल चेंज होगी, दूसरे माध्यम में आएगी, यानी अपवर्तन में वेलोसिटी चेंज होगा।
आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये भी चेंज होगा। अब इसके बाद आपको वेवलेंथ, इस लाइट क्या वेव है, यानी कि लाइट क्या है, इस प्रकार से वेव आएगी ना भाई, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है ना, ये आपका क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है ना। कंजिक्यूटिव क्रस्ट और कंजिक्यूटिव ट्रफ के जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इस वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इसकी और क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड पड़ेगा, ये सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम लोग रेयरर और डेंसर के बारे में। चलिए सबसे पहले दो टर्म को समझेंगे, रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होता है। देखिए सघन, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं, साइंस आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या छिपा हुआ इसमें, सघन, ठीक है ना, घन, घन से पूरा घना हुआ, याद करिए घना हुआ, घना क्या होता है आपका, जंगल होता है, ठीक है ना। जंगल मतलब क्या होते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष, बहुत सारे घास जानवर वगैरह। मतलब आप हमें ये बताइए, अगर जंगल की मैं बात करूं तो जंगल में गाड़ी चलाना मुश्किल है कि नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, गाड़ी चलाना क्या है, मुश्किल है, बताइए होगा कि नहीं भाई। बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, यहाँ पर पेड़, इधर पेड़, उधर पेड़, इधर पेड़, इधर पत्थर, उधर, मतलब होंगे कि नहीं होंगे भाई। तो सघन मतलब समझ में आएगा, यानी कि हाईली डेंस इलाका होगा। जैसे अब मैं आप इसको रिलेट करिएगा सॉलिड से, तो आप क्या सॉलिड को बोल सकते हैं हाईली डेंस है। अब कैसे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हो रहे थे कैसे थे, इस प्रकार से क्लोजली पैक्ड थे। क्या आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इतना अच्छा से हमने मैटर्स चैप्टर को पढ़ाया है। अब पढ़ाया क्यों था, मैंने क्यों कहा भाई, ये रीढ़ की हड्डी है, पूरी साइंस ही समझ लीजिए एक तरह से। तो ये सघन है, यानी आप समझ सकते हैं हाईली क्लोजली पैक्ड होंगे सारे के सारे। मतलब आप लोग जो जंगल में है, पेड़ पौधे जो हैं वो सारे के सारे क्या क्लोजली पैक्ड है। अब जैसे कि जॉइंट फैमिली में, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली में क्या है कि 10 गो रूम है, 10 रूम में पूरा जिला बना के आप लोग रखे हैं। पापा है, पापा के पापा हो गए, पापा यानी कि दादाजी हो गए, अब पापा के 5 भाई हो गए, 6 भाई हो गए, उसके बाद आप लोग सभी बच्चे वगैरह हो गए, दादी हो गए, दादा हो गए। तो इस तरह से वो क्या हो गया, पूरा सघन, यानी जॉइंट फैमिली सघन होगा। यानी कि जॉइंट फैमिली भी आप समझ सकते हैं, जॉइंट फैमिली से भी आप क्या समझ सकते हैं, संयुक्त परिवार से भी बाल बच्चे भैया भाभी हो गए, बहुत तरह की चीज़ें होंगे भाई, ठीक है ना, दिस दैट। तो ये डेंसर मीडियम हो गया। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं, अब हमें ये बताइए कि पानी, ठीक है ना, पानी, और मैं आपको एक बोल रहा हूँ वायु, ठीक है ना, यानी कि एयर और वाटर में मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा सघन कौन होगा। तो सिंपल सा समझना है, अगर हम आपसे ये सवाल कभी भी पूछें कि वायु या पानी या गिलास या प्लास्टिक, कुछ भी चीज़ भाई, कुछ नहीं सोचना, सघन मतलब पूरा घना घना, जहाँ पे दिक्कतें आनी ही है, चलने में दिक्कत आएगी भाई, समझिएगा, बस केवल इससे समझिएगा कि चलने में दिक्कत होगा। तो भाई पानी में चलना ज़्यादा दिक्कत है कि वायु में, भाई एरोप्लेन तो एयर में सोचिए दौड़ा, क्या पानी में दौड़ पाएगा उतने स्पीड से, नहीं। तो ऐसे भी पानी में आप खुद को दौड़ाइए ना, और एक बार रोड पे हवा में दौड़िए, कहाँ स्पीड दौड़ेगा, एयर में। यानी कि सघन कौन हो गया, जहाँ चलने में दिक्कत, यानी कि आप यहाँ पर आप समझिए कि जो आपका वाटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, यानी कि सघन हो गया। डेंस है, हाईली डेंस इलाका है, काफ़ी डेंस है भाई, ऐसे बोलते हैं ना, दिल्ली की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। अब आइए बात, क्या जरूरी है कि हमेशा पानी डेंस ही होगा, नहीं। अब कैसे, देखिए अब मैं पूछूं अगर पानी और मैं बोल दूं ग्लास, यानी कि कांच की मैं बात करूं, अब हमें ये बताइए, यानी कि ये आपका क्या हो गया वाटर, अब हमें ये बताइए कि कौन आपका सघन होगा इसमें, दोनों में मुझे ये बताइए कि सघन कौन होगा। आप बोलिएगा भाई दौड़ने में किस में, कांच में दौड़ाइए आप, कांच की। तो आप ऐसे सोचिए ना, कांच, ये पानी क्या आपका, पानी लिक्विड स्टेट में है ना जी, पानी क्या लिक्विड स्टेट में, ग्लास क्या आपका सॉलिड स्टेट में है। हाँ, अब सॉलिड की क्या है, देखिए ये आपकी प्रवृत्ति है, इस प्रकार से पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, इस प्रकार से एकदम होंगे ना, यानी सघन होंगे। अब लिक्विड के पार्टिकल क्या थे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में थे कि नहीं, मुझे ये बताइए। तो भाई सिंपल सी बात है, सघन कौन है, अब देखिए पार्टिकल कौन सबसे ज़्यादा सघन, घना कौन है, पूरा यहाँ पे घना, यानी कि अब देखिए पानी जो यहाँ पर आपका क्या था, सघन था, अब यहाँ पानी सघन नहीं रहा, अब सघन कौन बन गया, आपका ग्लास बन गया, ठीक है। तो जब अगर ये सघन बन गया तो ये आपका क्या बनेगा, विरल, जो अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे विरल, यानी अब यहाँ पर वायु क्या हो गया आपका, विरल हो गया, ठीक है ना, वायु क्या हो गया आपका, विरल हो गया, ठीक है। अब क्या जरूरी है हमेशा पानी विरल होगा, नहीं। देखिए यहाँ सघन हो गया, डिपेंड करेगा कि दूसरा मीडियम कैसा है, ठीक है ना, ये दूसरे दोनों के बीच जो दो मीडियम उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से पानी आ रही है, पानी से ग्लास जा रही है, ये डिपेंड करेगा। अब ये सघन क्लियर हो गया ना, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा आपका विरल। विरल को भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब तो विरल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर विरल मतलब ये होता है रेयरर मीडियम, ठीक है ना, ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। विरल मतलब क्या होता है इसको समझिएगा, नाम में है विरल,
यानी कि विरल, बहुत ही विरल है, बहुत ही सरल है। मतलब कि ये आपका, इसको ऐसे समझिए कि जो लव मैरिज करते हैं तो हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे केवल, हाँ, तो वो वाला फैमिली हो गया, ठीक है ना। तो उस तरह से तो यहाँ पर रोड में आपको चलना आसान, यानी कि रोड वाला आप एग्जांपल लेके चलिएगा। तो रोड में यानी कि यहाँ पर क्या है, सघनता बहुत ही कम है, डेंसिटी क्या काफ़ी कम है। तो रोड को आप समझिए विरल से, या फिर आप समझ लीजिए कि केवल लव मैरिज से समझिए, ठीक है ना। तो लव मैरिज करिएगा तो केवल आप ही दोनों रहिएगा, और तो कोई नहीं रहेंगे फैमिली वाले। तो यहाँ पर चलना आप अपने मन मुताबिक कोई भी काम करिएगा, लेकिन यहाँ पर कर पाइएगा, सघन में नहीं कर पाइएगा। रोड पे चलिएगा बहुत आराम से कंपैरेटिवली पानी में। तो विरल माध्यम क्या है, वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, काफ़ी कम होगी, ठीक है ना, काफ़ी ही कम होगी, काफ़ी ही कम होगी। क्लियर है कि नहीं, अभी ये बताइए। तो विरल क्लियर हो गया। अब हमें ये बताइए कि मैं पूछूं पानी और ग्लास में विरल कौन है, ठीक है ना। अगर एक विरल है तो दूसरा सघन होगा, ठीक है ना। ग्लास और पानी, तो हमें ये बताइए पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ऐसे भी सोच सकते हैं। और ग्लास क्या आपका सॉलिड स्टेट में। सॉलिड में क्या होता है, हाईली डेंस्ड होगा, हाईली डेंस्ड यानी ये आपका सघन हो गया, यानी कि ये डेंसर मीडियम हो गया। और ये क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम हो गया। क्लियर हो गया। अगर ये रेयर एंड मीडियम है तो इसमें हम काफ़ी तेज से दौड़ेंगे, हम तेज से दौड़ेंगे तो लाइट की भी स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा होगी। ग्लास में हम धीरे धीरे दौड़ेंगे तो लाइट भी इसमें धीरे धीरे दौड़ेगी। नेक्स्ट आइए, बात कर रहे हैं अभी इसमें, अगर हम बोलूँ कि पानी और वायु में आपका ये पानी था क्या सघन और वायु था रेयरर, तो हम इसमें तेज दौड़ेंगे, सघन में कम। तो पानी भी लाइट भी क्या करेगी, एयर में ज़्यादा तेज दौड़ेगी, वाटर में कम दौड़ेगी। क्लियर है कि नहीं भाई, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्लियर हुआ कि नहीं, अभी बस हमें इतना सा बता दीजिए, क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे नहीं चलेंगे, पहले मैं इसको एक एग्जांपल ले लेता हूँ लाइट का, उसको मैं कोरिलेट कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैं बेस लाइन बना रहा हूँ, यानी दो मीडियम को बांट रहा हूँ, पहला मीडियम ये और दूसरा मीडियम ये, ठीक है। ये पहला जो मीडियम है ये आपका एयर हो गया, और दूसरा जो मीडियम हो गया ये आपका वाटर हो गया, ठीक। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, अरे यार चलिए ये नॉर्मल लाइन है, मैं नॉर्मल लाइन खींच दे रहा हूँ, अभी ये समझ लीजिए वहाँ मैंने खींच दिया तो कोई बात नहीं। ये आपका पहला मीडियम हो गया, ये आपका दूसरा मीडियम हो गया भाई। अब यहाँ पहला मीडियम आपका ये वाटर हो गया, और ये दूसरा मीडियम आपका ईयर हो गया, ठीक है। ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हर लोग दिमाग में बैठा के रखते हैं जो ईयर होता है वो विरल होता है, यानी कि रेयरर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या गैस के फॉर्म में चलना आसान है, दौड़ेंगे तेज तो हमेशा विरल, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम में जा रही है। ये पहला मीडियम, तो लाइट जो इंसिडेंट की है मैंने, ठीक है ना, लाइट को मैंने इंसिडेंट किया है इस प्रकार से, ठीक है। ये लाइट को मैंने इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल लाइन है, ये क्या हो गया, एंगल आई हो गया, ठीक है भाई। अब चले जाना था लाइट को कैसे, इस प्रकार से लाइट को चले जाना चाहिए था, ठीक है। अब हमें ये बताइए केवल कि जो आपका पहला मीडियम है वो ईयर है, ठीक है, ये ईयर है, और दूसरा मीडियम क्या है, वाटर है। यानी कि जो लाइट आपने इंसिडेंट किया वो किया मीडियम था ईयर था, जा किस में रहा, वाटर में। तो अब हमें इसमें कंपैरिजन करके बताइए कौन सघन, कौन डेंसर, कौन विरल, कौन रेयरर। तो बोलिएगा ईयर गैस, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे हाईली क्या होंगे, हाईली डिस्टेंस में होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा। ईयर में हमें दौड़ना क्या है, काफ़ी आसान है, तेजी से दौड़ रहे होंगे अगर हम, यानी वहाँ पे क्या है विरल, यानी ये आपका क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। और सघन कौन होगा, वाटर होगा, पानी के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, यानी ये आपका क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम पानी में आ रहे हैं कहाँ से, हवा से, तो समझिए हवा से अगर हम पानी में आ रहे हैं, अगर हम हवा से पानी में आ रहे हैं इट मीन्स हमारा क्या होगा, स्पीड कमेगा, ठीक है ना। पथ तो चेंज होगा, ये लाइट को ऐसे निकलना चाहिए लेकिन ऐसे निकलेगा नहीं। अब हो सकता है लाइट ऐसे भी निकल सकता है, या फिर लाइट इधर भी आ सकती है, यानी कि ये नॉर्मल लाइन, ये आपका क्या है, ये नॉर्मल लाइन है आपका, ठीक है ना, ये क्या आपका नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब है। तो हो सकता है ये लाइट इधर आ जाएगी या फिर उधर चले जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल लाइन के पास आएगी या फिर नॉर्मल लाइन से दूर भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि जो दूसरा मीडियम जो लाइट गया है, ये दूसरा मीडियम अगर डेंस होगा, यानी डेंस है, यानी आपकी स्पीड कम गई है, तो ऑटोमेटिक अगर आपकी स्पीड कम गई है तो सिंपल सी बात है आप उड़िएगा कम, उड़िएगा कम ना भाई, स्पीड कम गई तो उड़िएगा कम, तो इसलिए आप नीचे आप इधर से झुक गए, ठीक है ना, इधर आप नॉर्मल की तरफ झुक गए। तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है ये एंगल आर, देखिए क्या हुआ, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या आपने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है। दूसरा चीज आपने क्या देखा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, विरल से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश क्या होती है, अपवर्तित होने के बाद यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, किधर झुकी, इधर झुकी है। अब देखिए ये लाइट क्या है आपका
एक वेव है, आप सभी को पता है वेव है यानी कि तरंग है, यानी इसका क्या होगा, अपना एक वेवलेंथ होगा यानी फ्रीक्वेंसी होगा। वेवलेंथ ये देखिए ये हो गया वेवलेंथ इसका, ठीक है। अब हमें ये बताइए, यानी कि आप यहाँ पर जो दौड़ के छलांग लगा रहे थे ईयर में, क्या उतना ही छलांग आप वाटर में लगा पाते हैं? नहीं, यानी कि यहाँ आपकी छलांग भी क्या हुई, देखिए इस प्रकार से कम गई है, ठीक है। ये छलांग भी क्या हो गई आपकी, कम गई है। यानी अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो मैं वेवलेंथ को दिखाऊँ तो देखिए ये रहा वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ ये है। अब ये देखिए ये डिस्टेंस वेवलेंथ का इतना, और यहाँ देखिए वेवलेंथ यानी कि ये आपका छलांग, तो लेमडा से आपको समझना है छलांग को। यानी अगर मैं लेमडा बोलूँ तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रीज कर गया। कब? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। फिर हमने देखा एंगल आई क्या हो गया आपका, बड़ा होता है एंगल आर से, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, नॉर्मल की तरफ लाइट झुक जाती है, यानी कि नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये कब की केस है, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है ना। ये याद रखना है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो क्या क्या आपने देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वो भी घट जाएगी। अब हमें ये बताइए फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक कंपन करने में, ठीक है ना, सॉरी, एक सेकंड में जितनी बार कंपन कर जाएगा आपका वेव तरंग, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फिर कंपन यानी कि आप हवा में जब दौड़ रहे थे तो आपका हार्ट जो था वो हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है ना। तो 72 पर मिनट में लेके चल रहा हूँ कि 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट कर रहा है आपका, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, क्या पानी में चले जाएगा तो क्या वो कम कम हो जाएगा? उतना ही हार्ट बीट करेगा भाई, बीट उसकी कंपन, हार्ट की तो कंपन उतना ही होगा ना। अंदर आप पानी में चले जाइए, चाहे ग्लास में चले जाइए, चाहे प्लास्टिक में चले जाइए, यानी कहने का मतलब है जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप कहीं भी जाइए, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, ये आपकी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो 4 पॉइंट आप अभी याद रखिए इतना केवल, कि लेमडा क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कब, रेयरर से डेंसर में आएगी। एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो जाएगा और नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। अब आ गया ये, अब इस केस में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने क्या किया, लाइट जो अब आपके आ रही थी ये वाटर से, यानी कि अब ये पहला मीडियम क्या है, यहाँ पर वाटर है। ध्यान रखना, मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, ये आपका वाटर है, लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई, यहाँ पर ये आपका क्या बना, एंगल आई बना है। लेकिन लाइट इस तरह से निकलेगी नहीं, क्योंकि देखिए दो मीडियम आ गया है, दो मीडियम आ गया है। यानी कि अब हमें ये बताइए ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है या फिर ये डेंसर मीडियम है, ठीक। तो आप बोलिएगा वाटर यानी कि पानी, पानी यहाँ आप बोलिएगा डेंसर था तो यहाँ भी डेंसर बोल दीजिएगा, नहीं, डिपेंड करेगा ना कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। भाई मैं हमेशा कहा कि आपको हमेशा दूसरा मीडियम चेक करना है। पहला मीडियम देखिए, लाइट आपने जो इंसिडेंट किया, वाटर कैसा है भाई, वाटर में आप हमें ये बताइए चलना कठिन है कि मुश्किल है, या बहुत आसानी से चल पाइएगा, नहीं चल पाइएगा। यानी कि लाइट आपका ये वाटर कैसा हो जाएगा, आपका डेंसर हो जाएगा, ठीक है। वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डेंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डेंसर है यानी ईयर क्या हो गया आपका, रेयरर हो गया। यानी कि अब जो आप यहाँ पर पानी में दौड़ रहे थे, पानी से दौड़ते हुए अब आप रोड में आ गए, तो सिंपल सी बात, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा उड़िएगा। उड़ने का मतलब ये है कि आप इस अभिलंब से क्या होंगे, दूर भागिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए दूर भाग गए, देखिए अभिलंब से क्या हो गया, आप दूर भाग गए। ये आप अभिलंब की तरफ झुक गए, कब, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ आए। लेकिन आप हमें ये बताइए, यहाँ वाटर डेंसर था, यहाँ भी वाटर डेंसर था, क्या जरूरी कि हमेशा वाटर डेंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पानी और यहाँ ग्लास, पानी लिक्विड स्टेट में और ग्लास सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा सघन कौन होगा, डेंस कौन होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड होगा यानी कि ग्लास इस केस में क्या हो जाएगा, अब डेंसर हो जाएगा, और पानी अब इस केस में क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि लाइट के जो आप इंसिडेंट किए हैं और जो रिफ्रैक्ट हुई है यानी कि अपवर्तित हुई है वो मीडियम कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला दूसरा मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके किसके बीच में कंपैरिजन की जा रही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसा हमेशा याद नहीं रखना है कि ईयर हमेशा रेयरर होगा और वाटर हमेशा ही डेंसर होगा, ठीक है ना। मैं आपको वो एग्जांपल भी ले लूँगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब। तो हमने क्या देखा, अब देखिए इसकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनी है, देखिए अब एंगल आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहला हमने देखा कि एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई हो जाता है, कब, जब लाइट डेंसर से रेयरर में आती है। यहाँ रेयरर से डेंसर में आ रही थी, आपको ये समझना, रेयरर और डेंसर, ईयर वाटर कुछ नहीं देखना। ईयर वाटर तो आप समझ जाइएगा कि कौन रेयरर होगा कौन डेंसर होगा, क्योंकि डेंसर मतलब सघन, सघन मतलब चलना मुश्किल। तो सिंपल सी बात है, चलना मुश्किल मतलब क्या होगा, उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे,
और रेयरर मतलब क्या होगा, दौड़ रहे हैं आराम से, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, गैस के फॉर्म में होता है आपका रेयरर वायु है। तो पहली चीज हमने ये देख लिया, जब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है ना, जो आपका अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है ना, किधर होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब इसका वेवलेंथ देखते हैं हम लोग, वेवलेंथ चेक करते हैं। देखिए पानी के अंदर जो आप छलांग लगा रहे थे, सिंपल सी बात है, कम छलांग होगा, ये आपका वेवलेंथ हो गया, ठीक है, ये आपका वेवलेंथ हो गया, ये आपका वेवलेंथ हो गया। अब रोड में आया तो भाई लंबा लंबा आप छलांग लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो देखिए ये आपका अब ये वेवलेंथ हो गया। तो देखिए लैम्डा यहाँ पर इतना और यहाँ लैम्डा इतनी सू, यह यानी कि लैम्डा क्या हो जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या भाई, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप रेयरर से डेंसर जाइए डेंसर, क्योंकि यहाँ भी हार्ट बीट उतना ही करेगा पानी में और एयर में भी उतना ही करेगा। तो ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होगी, कैसे होगी, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अब हम एक चीज़ आपको और दिखाते हैं कि कैसे वाटर अभी डेंसर है, अब उसको रेयरर के फॉर्म में बना करके भी ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पहला मीडियम आपने लिया है वाटर, और दूसरा मीडियम हो गया आपका ग्लास। मैं मान के चलता हूँ कि मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, यानी कि मैं लाइट को कहाँ से डाल रहा हूँ, वाटर से मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल से ये क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण बनाएगी, ठीक है। लाइट को इस प्रकार से निकल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अब होगा अपवर्तन। क्यों होगा अपवर्तन, क्योंकि दो मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट यहाँ पे क्या करेगी, अपवर्तन दिखाएगी, यानी कि इसकी पथ चेंज हो जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा, अब किधर जाएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। अब डिसाइड होगा कि ये रेयरर से डेंसर आ रहा है या डेंसर से रेयरर आ रहा है। तो देखिए यहाँ वाटर है और यहाँ ग्लास है। वाटर बोल ले तो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़े थोड़े से, लेकिन डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर ग्लास की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में, तो क्या होंगे, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर क्लोजली पैक्ड है, स्पेस नहीं है, तो इसमें चलना क्या है, मुश्किल है। यानी यहाँ पर पार्टिकल क्या होंगे, घने, यहाँ पर पार्टिकल क्या होता है, घना होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली डेंस्ड होता है, यानी ये सघन हो गया। ग्लास क्या हो गया आपका, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। और ये वाटर क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम हो गया, यानी कि विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। ये ग्लास कैसे सघन माध्यम होगा भाई, सॉलिड स्टेट में होगा ना ग्लास, तो पार्टिकल्स क्या होगा इसमें, क्लोजली पैक्ड होंगे। जो मैंने सॉलिड का फिगर बनाया था इस प्रकार से क्लोजली पैक्ड होगा पूरा। तो देखिए ये हाईली डेंस्ड होगा कि नहीं, इसमें पार्टिकल को मूवमेंट करने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी, इसमें चलना पार्टिकल्स को मुश्किल होगा। लेकिन यही वाटर की बात करूँ तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इस प्रकार से क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस होते हैं, तो इसमें क्या होंगे, थोड़ा सा स्पीड, इनके पास क्या होता है, काइनेटिक वेलोसिटी होती है, तो इससे कंपैरेटिवली क्या, ये काफ़ी ज़्यादा सघन हो गया। ग्लास, ये आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्लास हो गया, और ये क्या हो गया, आपका वाटर हो गया। तो देखिए सघन कौन, ये हो गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया आपका रेयरर हो गया। क्लियर, यानी लाइट आपकी आ रही है रेयरर से डेंसर की ओर। तो सीधा सी बात है भाई, जो आप यहाँ पर रेयरर में यानी कि हवा में, आप सिंपल हवा बोल रहे हैं, वाटर में आप जितना छलांग लगा रहे थे या जितनी स्पीड से दौड़ रहे थे, हाईली डेंस इलाका में आ गए यानी जंगल में आ गए, तो आपकी स्पीड क्या होगी, कमेगी, यानी कि आपका उड़ना कम हो जाएगा, तो आप क्या होंगे, नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगे, यानी कि जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साथ के साथ जो आपकी वेवलेंथ थी, ठीक है ना, ये जो आपकी वेवलेंथ थी वो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, वो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए ये वेवलेंथ हो गया, इतना सा हो गया वेवलेंथ, और यहाँ आपका था वेवलेंथ इतना सा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, नॉर्मल के यानी कि टुवर्ड्स क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ आपने बेंड कर गया, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ वाटर क्या हो गया, रेयरर था, लेकिन रेयरर था कब, जब यहाँ पर लाइट आ रही थी किसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो डिपेंड करेगा सर यहाँ पर लाइट किधर आ रही, पहले से दूसरा। अब जरूरी नहीं लाइट में इधर से इंसिडेंट कर रहा हूँ, अब देखिए मैं लाइट को इधर से नीचे से इंसिडेंट कर दूँ, देखिए सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। वही मैं मीडियम ले रहा हूँ, ये आपका हो गया वाटर मीडियम हो गया, ठीक है, और ये आपका ग्लास मीडियम जो मैंने अभी लिया। लेकिन अब फ़र्क इतना सा है कि मैं लाइट को इंसिडेंट इधर से कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या होगा, देखिए लाइट को निकल जाना चाहिए था सीधा स्ट्रेट इस तरह से, लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो मीडियम आ गया। अब ये पहला मीडियम हो गया, अब ये दूसरा मीडियम हो गया, क्योंकि पहले मीडियम से हमने जो मीडियम से आपका लाइट इंसिडेंट होगा वो पहला मीडियम होगा। अब जहाँ अपवर्तन देखने को मिलेगा वो दूसरा मीडियम होगा। अब पहला देखिए कि पहला मीडियम क्या है, रेयरर है या डेंसर है, तो भाई ग्लास यानी कि सॉलिड स्टेट में यह क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया अभी ये। तो ये अब क्या, ये अभी क्या आपका डेंसर मीडियम, अभी मैंने आपको दिखाया। वाटर क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम हो गया। यानी अब लाइट आपका डेंसर से रेयरर में जा रहा है, यानी कि आप डेंसर मतलब समझिए सघन इलाका, यानी जंगल से अब आप रोड में आ रहे हैं, तो यानी कि जो आप स्पीड में यहाँ से दौड़ रहे थे
अब ज़्यादा स्पीड में आप यहाँ पे दौड़ेंगे, रोड में आप आ गए हैं, यानी कि सिंपल सी बात है रेयर मीडियम में आ गए हैं, तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेंगे यानी कि ज़्यादा आप उड़ेंगे, नॉर्मल से दूर भागिएगा। इस प्रकार से आप देखिए आपका बन गया, ठीक है, नॉर्मल से दूर, ये आपका हो गया एंगल आर, और ये आपका नॉर्मल था, नॉर्मल से एंगल आई। तो देखिए एंगल आर की वैल्यू अब क्या हो गई, ग्रेटर देन एंगल आई हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब वेवलेंथ भी क्या थी, जो आपकी वेवलेंथ इतनी थी, अब यहाँ पर आपकी क्या हो गई, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो, देखिए ये आपका वेवलेंथ हो गया, और यहाँ पर वेवलेंथ इतना सा था, यानी वेवलेंथ भी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आपने क्या देखा, ये नॉर्मल से क्या हो गया, अवे, अवे द नॉर्मल बेंड हो गया, ये ठीक है ना, नॉर्मल से ये क्या हो, नॉर्मल की तरफ नहीं, ये नॉर्मल से दूर भाग गई, क्योंकि ये विरल माध्यम है। अब सिंपल सी बात है, जब भी हम विरल की ओर जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अभी आपको क्या समझ में आया, हमें समझ में ये आया कि अगर हम रेयर मीडियम में चले जाएं, ठीक है ना, यानी कि अगर हम विरल माध्यम में चले जाएं तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई से हो जाता है, ये हमने देखा। और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये चीज़ें हमने देखी है, ठीक। कब, जब लाइट आपकी विरल माध्यम में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, आप हमें ये बताइए। तो देखिए रेयरर और डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है, सबसे पहले रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होता है वो क्लियर हो गया आपका। लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी या फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो किस प्रकार से एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, या फिर नॉर्मल की तरफ झुकेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी के बारे पूछ ली जाए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, यहाँ से आपका सवाल बन जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए जितना हमने पढ़ा है रेयरर डेंसर को पूरा यहाँ समराइज कर रहे हैं एक अच्छे से फिगर को क्लियर में। देखिए ये पहला फिगर, इस पर अभी आपको ध्यान देना। ये हो गया आपका क्या, इंसिडेंट रे, यानी इसे कहेंगे आपतित किरण, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में IR, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण, और ये क्या हो गया आपका अपवर्तित किरण, यानी ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। हमने लाइट इंसिडेंट किया, अब ये पहला मीडियम था, कौन सा मीडियम था, वो ईयर था। फिर जब देखा हमने ये जो दूसरा मीडियम में गया, ये दोनों क्या थे आपके, ट्रांसपेरेंट मीडियम थे, इसलिए लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई, तो दूसरा माध्यम जो था आपका वाटर था। तो पहले हमें ये बताइए ईयर और वाटर में कौन रेयर होगा, कौन डेंसर होगा, कौन सघन होगा। तो सिंपल सी बात है, वाटर क्या हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम हो जाएगा, यानी कि हिंदी में लिखूं क्या मैं इसे, नहीं ना, सघन माध्यम हो गया ये आपका, सघन हो गया ये, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। और ये क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। यानी आप रोड से कहाँ आ रहे, पानी में आ रहे, तो सिंपल सी बात है आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, आप उड़ना कम करेंगे, तो उड़ना कम यानी कि नॉर्मल की तरफ आप झुक गए, ठीक है। एंगल आर क्या हो गई, कम हो गई एंगल आई से। एंगल आई क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसे आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन कोण, नोट्स में सारा हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ। फिर हमने देखा ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, पथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और वेवलेंथ क्या होगा, जिस छलांग से आप रोड पे उछाल मार रहे थे, क्या पानी मारेंगे, नहीं, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आइए इसमें, अब आपने लाइट को जो इंसिडेंट किया, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है आपका, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, पर अपवर्तन के बाद। तो लाइट इंसिडेंट क्या क्या, वाटर से आप कहाँ जा रहे हैं, ईयर में, यानी कि पानी से आप रोड में आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आप ज़्यादा उछाल मारेंगे, ज़्यादा तेज से दौड़ेंगे, तो जो आप यहाँ छलांग लगा रहे थे अब ये छलांग बढ़ गई, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, ज़्यादा उड़ेंगे तो नॉर्मल से दूर भाग गए, दूर भाग गए तो एंगल आर ज़्यादा हो गया। अपवर्तन में कभी भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर नहीं होता, ये नॉट इक्वल्स टू होता। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, अब हमें ये बताइए, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए अभी एक चीज़ हमें ये बताइए, जो लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे थे तो वो किसी स्पीड से आ रही थी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे। तो जो लाइट की जो स्पीड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की जो चाल होती है, अगर वैक्यूम में, देखिए वैक्यूम का मतलब क्या है, आप अपने जो रूम में हैं अभी उसमें कई सारे गैसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। आप क्या कर लीजिएगा, सारे गैस को सक कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपका फिर रूम क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपके रूम में क्या हो जाएंगे, निर्वात बन जाएगी। तो उस निर्वात में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इतना लाख, यानी कितना लाख, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लाइट जो है आपकी इतना डिस्टेंस, इतना किलोमीटर कवर कर लेगी। समझ सकते हैं आप, सोचिए।
3 लाख किलोमीटर आपका डिस्टेंस लाइट जो होगी वो कवर करेगी केवल 1 सेकंड में। आप 1 सेकंड में कितना कवर करते हैं? आप एक मतलब कि एक कदम ही रखते हैं, बस इतना ही। लाइट सोचिए इतना स्पीड से चलती है निर्वात में। ऑलमोस्ट ईयर में भी आप उतना ही लेके चलेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर की बात होगी तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो लाइट की स्पीड से तेज चल सकती है, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम स्पीड अगर पूछ लिया जाए तो लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में और ईयर में भी, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब समझिएगा एक वर्ड अब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना भी है और लाइट चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चीज़ें इसको समझेंगे एकदम हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग समझते नहीं हैं और रट लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको लाइट चैप्टर में क्लैरिटी आ पाएगी। देखिए अपवर्तनांक कुछ नहीं है, बस अगर मैं सिंपल से आपको समझाना चाहूँ तो अपवर्तनांक कुछ होता ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? ये केवल एक्सप्लेन करता है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, सुनिएगा ध्यान से। ये केवल और केवल एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, लाइट के स्पीड को। किसको एक्सप्लेन करता है? लाइट की स्पीड को एक्सप्लेन करता है। लाइट की स्पीड के बारे में ये हमें बता रहा होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब क्या है सर, समझे नहीं? देखिए कहना हम ये चाह रहे हैं लाइट की स्पीड कितनी है। अगर निर्वात में वैक्यूम में बोला जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अब ये आप जो देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको जो एक्सप्लेन करेगा ना, अब लाइट की स्पीड कम हो रही है या घट रही है आप कैसे पता करेंगे? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन करता है लाइट की स्पीड को। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि म्यू, जिसको आप डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, म्यू, म्यू हमें बताता है, म्यू क्या हमें बताता है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, या क्या बता रहा है? लाइट की स्पीड को एक्सप्लेन कर रहा। मतलब जैसे मैं म्यू की 2 वैल्यू ले रहा हूं, यानी कि म्यू की वैल्यू मैंने ले लिया है 1 और मैंने म्यू की वैल्यू ले लिया है 1.5, ठीक है। ये म्यू 1 हो गया और ये म्यू 2 हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मटेरियल मतलब समझ रहे हैं? माध्यम, एयर हो सकता है, वायु हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, दिस दैट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ग्लास में भी बहुत तरह के क्रोमेटिक ग्लास हो गए, फ्लिंट ग्लास हो गए, ये सारी चीज़ें, कोई भी ग्लास उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता क्या रहा है कि लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो अब समझिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, म्यू अगर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, म्यू अगर इंक्रीज करेगा तो लाइट की स्पीड जो होती है, देखिए यहाँ मैं छूट गया आपको बताना, लाइट की स्पीड को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है ना। तो जो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर म्यू इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो लाइट की स्पीड, मैं सी लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, आप इसको मतलब समझिए लाइट की स्पीड की बात की जा रही है, सी का मतलब वो क्या हो जाएगी आपकी? वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए म्यू 1 यानी कि जो मीडियम है आपका, ये मीडियम 1 मैं ले रहा हूँ, मीडियम 1 जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मीडियम 2 जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो देखिए म्यू की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है आपको? आसमान जमीन, इसकी 1 इसकी 1.5, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मैं मान के चल रहा हूँ ये C1 है और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? C2 है। क्यों? क्योंकि ये एक मीडियम है भाई, और निर्वात में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब हमें ये बताइए जो C1 और C2 के बीच रिलेशन क्या होगा? C1 और C2 के बीच, तो आप बोलेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की कम है, यानी कि C1 यहाँ पर क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू ज़्यादा तो सी कम, म्यू कम तो सी ज़्यादा, तो म्यू कम है तो सी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि C1 ग्रेटर देन C2 होगा। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो मीडियम 1 है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली मीडियम 2 में। अगर लाइट को देखिए इस मीडियम में गुजारिएगा तो आप जब मेज़र कर रहे होंगे लाइट की स्पीड, वो ज़्यादा इसमें आपको मिलेगी कंपैरेटिवली इसमें। अब ये M1 M2 की जगह अब मैं नाम लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं बात करूं ईयर की, ठीक है ना, ध्यान से सुनते चलिएगा। ईयर मैं लिखा हूं, इससे पहले मैं वैक्यूम लिख दे रहा हूं भाई, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वात, ठीक है। ईयर को क्या बोलेंगे? वायु। इसके बाद हम लेते हैं, ईयर के बाद आपका आ जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर।
यानी कि पानी या लिक्विड द्रव, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप लिखिए ग्लास, ठीक है ना भाई, ये क्या हो गया आपका ग्लास यानी कि कांच। इसके बाद आप क्या लीजिएगा डायमंड, डायमंड एकदम सीक्वेंस वाइज चलिए, डायमंड बोले तो हीरा। उसके बाद केरोसिन तेल ले लीजिए आप, उल्टा लिख दिया भाई, डायमंड यानी केरोसिन तेल लिखिए, केरोसिन ऑयल, और उसके बाद डायमंड, अब सही होगा। इसके बाद हो गया आपका डायमंड। ध्यान से सुनिएगा, आप देखिए आपको क्या पता है, म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाइट के होते हैं, यानी कि म्यू इंक्रीज करेगा तो सी डिक्रीज करेगा, यही हमें पता है भाई, ठीक है ना। अब आइए देखिए, जो वैक्यूम है इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, यानी कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ, निर्वात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, तो 1 होती है। वायु की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1.003 होती है। पानी की कितनी होती है, 1.33 होती है। ग्लास की कितनी होती है, 1.5 होती है। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 4/3 करके भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछता है दोस्त, ठीक है ना, और खास करके स्टेट रेलवे वगैरह में बहुत पूछता है आपको एग्जाम में। केरोसिन का कितना होता है, 1.44, डायमंड की 2.42, ये मैंने अपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में बता रखा है। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निर्वात में देखा जाए तो क्या है, सबसे कम है, एयर से भी कम है, वाटर से भी कम है, कांच से भी, डायमंड से भी, केरोसिन तेल से भी, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हमने क्या बताया अभी आपको स्टार्टिंग में, हमने ये बताया लाइट की जो स्पीड होती है सबसे अगर बात कर लिया जाए निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और एयर में भी ऑलमोस्ट सेम होती है। अब देखिए ये मैंने बोला ना ऑलमोस्ट सेम क्यों होती है, इसके पीछे यहाँ मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि म्यू और सी के बीच, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सी के बीच में क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो सी कम। देखिए 1 और 1.003, देखिए स्लाइडली एकदम ऑलमोस्ट क्या अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो क्या इक्वल ही है, मतलब 1 के बराबर ही है। तो इसीलिए इस दोनों केस में हम लोग लाइट की जो स्पीड ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, सी की वैल्यू ले लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब कंपैरेटिवली अगर बात किया जाए, अगर मतलब कि प्रैक्टिकली बात करेंगे तो सी की वैल्यू इसमें यानी कि वैक्यूम में और ईयर में किस में ज़्यादा होगी, तो म्यू की वैल्यू जिसमें कम होगी तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे कुछ कम होगा आपका ईयर में। लेकिन फिर पानी में आइएगा तो देखिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई है, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो सी घटेगी, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर यानी कि आप इस सीक्वेंस की में देख रहे होंगे तो पानी से अगर एयर आइएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, वैक्यूम से एयर आइएगा, एयर से पानी आइएगा, कांच आइएगा, केरोसिन ऑयल, डायमंड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लाइट ऑफ स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं, अब देखिए मैं आ रहा हूं पॉइंट पे, मुद्दे पे, ये आपका वैक्यूम हो गया, यानी VSCWM वैक्यूम हो गया, और ये आपका ग्लास हो गया। तो हमें ये बताइए वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, 1.5। अब हमें ये बताइए सिंपल सी बात, रेयरर और डेंसर कौन हो सकता है, तो यानी कि जो जितना ज़्यादा म्यू का वैल्यू रखता होगा वो क्या होगा, डेंस होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब कैसे सर, आप कैसे बोल सकते हैं, सुनिएगा। वैक्यूम मतलब क्या है, वहां पर कोई हवा नहीं, आप आराम से दौड़िएगा, रोड वाला इलाका हो गया। और ग्लास यानी कि क्या हो गया, सॉलिड, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, वहां काफी ज्यादा घना क्षेत्र हो गया। अब देखिए म्यू की वैल्यू वैक्यूम की क्या है, 1 है, और ग्लास की क्या है, 1.5 है। यानी यहां से भी आप समझ गए कि जो रेयरर मीडियम होगा, ये ध्यान से लिखिए, जो रेयरर मीडियम होगा उसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी, उसमें म्यू की वैल्यू कम होगी, और जो डेंसर मीडियम होगा उसकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं होगी। देखिए तो आप अगर म्यू का वैल्यू आपको मिल गया तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कौन रेयरर कौन डेंसर। जैसे यहाँ 1 मैंने लिखा, यहाँ 1.5, ये पता चलेगा कि रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। क्यों, क्योंकि भाई म्यू बताता है लाइट की स्पीड को कि वो डिक्रीज होगा, कम, और हमें पता है कि अगर लाइट म्यू 1 से यानी कि इधर से लाइट इस मीडियम में आएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू बढ़ गई है और लाइट की स्पीड डिक्रीज कर रही है, यानी कि सघन माध्यम में डिक्रीज करती है। तो ऐसे भी आप रिलेट कर लिए कि ये दूसरा मीडियम सघन होगा,
बताइए अब समझ में आया। तो म्यू का काम काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन करता है कि लाइट की स्पीड क्या होगी, अधिक होगी या फिर कम होगी। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होने चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, निर्वात का कितना, दोनों का सेम होता है 1.003, 1 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। वाटर की 1.33, 1.5, 1.44, केरोसिन डायमंड 2.42। अब हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं सब कुछ, फिर से ध्यान देना है। सुनिए, अगर मैं बोल दूं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम का मतलब क्या हो गया, इसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। म्यू की वैल्यू कम होगी तो सी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। सी की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू डेंस हाईली है यानी कि डेंस, म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि म्यू क्या होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाइट की होती है, स्पीड ऑफ लाइट की होती है। ये सब चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं। म्यू जितना ज़्यादा होगा सी उतना ही कम होगा। रेयरर मतलब क्या होता है, चलना आसान है, चलना आसान है तो स्पीड ज़्यादा, म्यू कम। डेंसर सघन है ज़्यादा तो चलना मुश्किल, स्पीड कम तो म्यू ज़्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बताइए यह सारी चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है, ये दो टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपका रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिलेटिव अभी हम आपको उस पर आएंगे, ये पूरा डिटेल समझेंगे। एब्सोल्यूट को हिंदी में कहेंगे निरपेक्ष, ये हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। और आपका रिलेटिव मतलब हो गया ये आपका सापेक्ष। मतलब इसका मतलब समझिए कि एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव का मतलब क्या होता है उसको समझिए। देखिए, अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि निरपेक्ष वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की मैं अगर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं बोलूँ कि मेरे पास, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब मैं सापेक्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो क्या आप मुझे बता पाइए क्या मैं अमीर हूं या गरीब हूं, बताना मुश्किल है। लेकिन जब मैं बात करने लगूँ रिलेटिव की, यानी कि सापेक्ष की, तो अब जो होगा यहाँ पर कंपैरिजन होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि मेरे पास 1 लाख है और आपके पास 50,000 है, ठीक है। तो अब बताइए, आप हमें बता सकते हैं कि हम दोनों के बीच में अमीर और गरीब कौन हो जाएगा। अब मेरे पास 1 लाख रुपए है और कोई एक बिजनेसमैन जिनके पास 10 लाख रुपए, तो अब अमीर वो बंदा हो गया। यानी कि सापेक्ष मतलब क्या हो जाएगा कि आप किसी के साथ आपका यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन एब्सोल्यूट मतलब कि आपके पास फिक्स्ड एक अमाउंट है, फिक्स्ड है वो, ठीक है ना। अब यहाँ आपको ये फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ पे आपको किसी के साथ ये नहीं हो रहा, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका कंपैरिजन होता है वैक्यूम के साथ, यानी कि जो एब्सोल्यूट आपकी अगर वैल्यू दी हुई रहेगी म्यू की, वो आप किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, वैक्यूम के साथ करेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, समझिएगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूट में हम लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो माध्यम होता है, जो माध्यम किसके साथ, तो वैक्यूम के साथ। मतलब क्या, अब उसको हम आते हैं, अब खोलते हैं। पहले आप ये समझिए ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है। यानी कि दो टाइप्स होते हैं, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होगा, हम कंपैरिजन कर रहे होंगे एक माध्यम को दूसरे माध्यम से। यानी यहाँ पे तो माध्यम पैसा वाला दिमाग माइंड से निकालिए, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, किसी माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, तो यहाँ पे दो मीडियम के बीच हम लोग कंपैरिजन करेंगे। लेकिन ये हमेशा जो कंपैरिजन यहाँ पर होगा, एक मीडियम आपका फिक्स होगा, वो आपका वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज होते रहेगा। अब आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में इसे मैं क्या कहूँगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसे हिंदी में कहूँगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है ना। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इतना समझा दिया। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या, मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, लाइट के स्पीड को एक्सप्लेन करता है। किसी माध्यम की क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो यहां पर हम जो बात कर रहे होंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ईयर। क्यों? क्योंकि देखिए, वैक्यूम की
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1 होती है। इसकी मैं बोलूँ तो वैक्यूम की वैल्यू स्पीड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और एयर की भी कितनी होती है 1.003, यानी कि अप्रॉक्स 1 के बराबर ही होती है। तो जो आप रेशियो लीजिएगा लाइट की स्पीड इन वैक्यूम या एयर दोनों इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो रेशियो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मैंने कहा था कि मेरे पास 1,00,000 रुपया है, ये मैं हो गया, मेरे पास 1,00,000 रुपया हो गया किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, और मेरा कंपैरिजन एक फिक्स व्यक्ति है जो अंबानी साहब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिक्स है, जो अंबानी साहब से अब कोई ऊपर है ही नहीं अमीर, तो ये एक फिक्स बंदा यहाँ पर रखेंगे। अब आपका भी कंपैरिजन इस अंबानी साहब के साथ ही होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ मेरा और आपके बीच में होगा। यहाँ पे अब कोई दूसरा पर्सन आ गया, दूसरा बिजनेसमैन, स्टार्टअप, बिरला जो भी आ गया, उसका भी कंपैरिजन अंबानी के साथ ही। तो जो एब्सोल्यूट होगा उसके लिए एक जो आपका मीडियम होगा वो फिक्स होगा। वो मीडियम कौन सा होगा, निर्वात या फिर ईयर। तो निर्वात में या फिर वैक्यूम में या फिर ईयर में स्पीड कितनी होती है, सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जिस माध्यम में बात की जाएगी, मतलब अगर बोल दिया जाए एयर, तो अब एयर में स्पीड आपकी अलग होगी, सॉरी एयर में तो सेम होगी, मतलब कि पानी बोल दिया जाएगा, ग्लास बोल दिया जाएगा, प्लास्टिक बोल दिया जाएगा, फ्लिंट ग्लास। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी माध्यम में, या फिर बोल दिया जाएगा कि कोई पदार्थ या फिर कोई माध्यम जिसकी अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कुछ भी है, ठीक है, 1.3 है, तो उसकी प्रकाश की चाल कितनी होगी उस माध्यम में। तो आप क्या करेगा, यह फॉर्मूला यूज करिएगा, म्यू का वैल्यू दे दिया रहेगा, निर्वात आपको स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं और भी समझ आ जाएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग, वेग की क्या होगी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी किसी माध्यम में प्रकाश का वेग मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये भी आपसे पूछा जाता है ऑप्शन देके कि इनमें से किसकी कोई भी इकाई नहीं होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि प्रकाश का चाल जो है पानी में, स्पीड दे दिया गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो आपको तो वाटर का मैंने याद करा दिया, क्या वाटर का मैंने याद करा दिया 1.33। तो अब देखिए देखते हैं कि 1.3 आता है कि नहीं। मुझे क्या पता है, म्यू इक्वल्स टू होता है C/V। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ एक मीडियम की बात की जा रही है वाटर, तो कंपैरिजन हम किससे कर लेंगे, अंबानी साहब से, यानी ईयर से या फिर निर्वात वैक्यूम में। तो म्यू हमें निकालना, सी की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी आपको दे दिया गया वाटर में स्पीड कितनी है लाइट की 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी माध्यम की जो भी स्पीड होगी ना इससे कम ही होती है, तो यानी कि निर्वात में या फिर एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड होती है, किसी और मीडियम में आप चले जाइए, एयर में सॉरी पानी में चले जाइए, ग्लास में चले जाइए, प्लास्टिक में चले जाइए, वहाँ लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम ही होगी, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, ये कट जाएगा, इधर हो गया आपका 300/225। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 से कम 25, 5 दूनी 50, 25 नमा और 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी 1.33। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई, कोई भी यूनिट नहीं। तो समझ में आ गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, मतलब कि जो भी कंपैरिजन होगा यहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी किसकी, वैक्यूम या फिर एयर से हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसी भी मीडियम की लाइट की स्पीड से, ठीक है, लाइट की स्पीड को, ठीक है ना। लेकिन एक फिक्स होगा, कहाँ की स्पीड लेंगे, निर्वात या फिर एयर या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम या एयर, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। या तो म्यू निकालने पूछेगा या आपसे भी पूछ लेगा। यहाँ आपसे म्यू पूछ लिया, ठीक है, यहाँ हो सकता था आपको म्यू का वैल्यू देके आपसे पूछ लेता है कि स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करिए वाटर की, तो आप यहीं यूज करते हैं, म्यू का वैल्यू आप पुट करके सी का वैल्यू पुट करके भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। दूसरा जो टाइप है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी यहाँ पर क्या होंगे, दो लोग होंगे, एक मैं भी होऊंगा, आप हो सकते हैं, या आप कोई उसके अलावा कोई बिजनेसमैन, कोई भी, मतलब कि यहाँ पे दो लोग होंगे कंपैरिजन के लिए। वहाँ एक जो था फिक्स था, एक पैरामीटर फिक्स था, निर्वात या फिर ईयर में हमने लाइट की स्पीड फिक्स कर दी थी। यहाँ पर लेकिन फिक्स नहीं होगा, वही लिखा हुआ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं। मतलब क्या कि एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे म्यू की यहाँ बात की जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास, यानी ग्लास में लाइट की जो स्पीड होगी
उसका जो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन जो मीडियम आपका वाटर से। देखिए यहाँ कोई फिक्स नहीं है, यानी अब यहाँ पर दूसरा देखिए तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फ्लिंट ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम प्लास्टिक में। तो देखिए क्या यहाँ कोई फिक्स है, तो आपका अब यहाँ पर पूछा जा रहा है म्यू दे दिया जाएगा। अब लाइट जो है स्पीड की दे दी जाएगी ग्लास की, और आपसे पूछी जाएगी कि जो वाटर होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी। तो अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ना कि आप वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको लिखने का जो शॉर्टकट तरीका है, म्यू इस प्रकार लिखिएगा। अब ये जो आपका लाइट है ये ध्यान से देखना आपको, ठीक है ना। आपको निकालना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास, यानी ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, रिफ्रैक्टिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो लाइट की जो स्पीड है वो ग्लास में क्या है, और आपको दे दी जाएगी कि वो अगर वाटर से लाइट आ रही है तो इतना स्पीड से आ रही है। तो जो आपसे पूछा जा रहा है भाई, ठीक है ना, जो आपसे पूछा जाएगा वो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसको आगे लिखेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास आप इसको यहाँ पर लिखेगा ग्लास, और जो आप किसके रिस्पेक्ट में वो आपका आगे आ जाएगा, यानी कि ये हो गया वाटर। ठीक है, इसको मैं और भी अच्छे से डिटेल अभी करूँगा स्नेल्स लॉ जब पढ़ाऊँगा तब। फिर ये आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फ्लिंट ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब कि लाइट की स्पीड फ्लिंट ग्लास में क्या होगा, किसके तुलना में, प्लास्टिक के तुलना में। तो जो पूछ रहा किस में, फ्लिंट ग्लास में पूछ रहा, तो आप पहले आगे लिखे फ्लिंट ग्लास। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इतना ना लिख करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बटे इस मतलब बट्टा में, यानी कि जो किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम जो है आपका प्लास्टिक। तो ये लिखने का मतलब क्या है, आप इसको ये लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको और अच्छे से करता हूँ क्लियर। देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होगा, 1 और 2 मीडियम, एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम। यानी यहाँ इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में किसके तुलना में, वाटर की तुलना में। तो हमें ये आपको क्या बोला, आपको ये बता रहा है कि जो लाइट की जो स्पीड होगी ग्लास में वो वाटर की तुलना में क्या होगी, ये आप बता रहे हैं। यानी कि लाइट वाटर की तुलना में ग्लास में कितने स्पीड से ट्रेवल करेगी, आप ये बता रहे हैं। और यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 मीडियम आ गया। यहाँ क्या बता रहे हैं कि लाइट की स्पीड जो है फ्लिंट ग्लास में, ठीक है ना, किसके तुलना में, प्लास्टिक की तुलना में। जैसे और मैं डिटेल करता हूँ, देखिएगा ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है और मैं कैसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, उसको आप समझिएगा। यहाँ लिखा हूँ मैंने हवा की तुलना में पानी का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले कैसे समझेंगे कि एब्सोल्यूट है रिलेटिव, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ हवा की तुलना में और पानी का अपवर्तनांक। तो चलिए यहाँ हवा या निर्वात आ गया, यानी कि इसको आप एब्सोल्यूट मान सकते हैं। यानी कि यह आप अगर ये एब्सोल्यूट आप अगर इसे लिखिएगा, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए मैं अगर एब्सोल्यूट इसको मान लूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी, यानी कि हवा में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल और जो माध्यम दिया हुआ है यानी पानी। अगर ये लिखेगा तो ये हो जाएगा गलत। अब ये गलत क्यों है, देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा, हवा की तुलना में पानी का अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जिसके तुलना में जिसका पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना। तो पूछा किसका जा रहा है, पानी का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप पानी का पूछा जा रहा था, आप उसको आगे लिखेगा वाटर, और किसके तुलना में, हवा के तुलना में, यानी कि ईयर। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको आप कैसे लिखिएगा, म्यू वाटर बाई म्यू ईयर, यानी जिसका आपसे पूछ रहा है जिसके रिस्पेक्ट में, हवा की तुलना में, तो आप जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तुलना में, उसको नीचे लिखेंगे। जैसे इसमें आइए, कांच की तुलना में पानी का अपवर्तनांक, तो आप कांच से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ हवा से कंपैरिजन कर रहे थे, जिससे कंपैरिजन करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम नीचे किसको लिख देंगे, कांच, यानी कि ये ग्लास हो गया आपका, ठीक है, नीचे लिख दिए। और किसका निकालना है, पानी का निकालना है, यानी कि वाटर। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको हम आगे लिख दिए और जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं ग्लास को पीछे लिख दिए। समझ गए कि नहीं। अब जैसे कि देखिए 2-4 क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये कि वाटर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके कंपैरिजन में, वाटर के। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, म्यू ऑफ वाटर बाई म्यू ऑफ ग्लास, जिसके तुलना में और जिसका निकालेंगे वो ऊपर। इसको आप कैसे निकालेंगे, म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ वाटर। आप इसको सॉल्व अगर करिएगा तो वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इसका राइट आंसर 1। दूसरा एक और सवाल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल, देखिए कितना भी बड़ा दे दिया जाए, आप घबराइएगा नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन कंपैरिजन किससे, ईयर के। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर का निकालना है किसके कंपैरिजन में, तुलना में, वाटर की तुलना में। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है किसके तुलना में, वाटर के। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के किसके तुलना में, ग्लास के। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, म्यू ऑफ वाटर अपन म्यू ऑफ एयर, जिसके तुलना में उसको नीचे लिख देंगे, इसमें जिसका तुलना कर रहे हैं उसको हम नीचे लिख देंगे, आराम से वाटर हो जाएगा। ये हो गया म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर, और इसमें भी हम लिखेंगे म्यू ऑफ वाटर बाय म्यू ऑफ ग्लास। कैसे, वाटर का हमें निकालना है तो ऊपर लिखेंगे, जिसके तुलना में नीचे आ जाएगा। देखिए म्यू ऑफ वाटर म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ ईयर और म्यू ऑफ ईयर कट गया, म्यू ऑफ ग्लास इससे कट गया, म्यू ऑफ वाटर, तो कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ कि नहीं, हमें ये बताइए। दैट्स ऑल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, फिर हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस स्टार्ट करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को। फिर उसके बाद कुछ नेचुरल फेनोमेना देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल वगैरह, ये सब सारी चीज़ें देख करके, ठीक है भाई।